हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी भाषा का 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर 1। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुम या आवनूस का कुंदा। बताइए साथियों, कपटी कोई कपटी मित्र है उसके लिए आप मान लीजिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, बताइए। तो साथियों कपटी मित्र के लिए आप किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? आस्तीन का सांप। यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, दत्त चित्र या जितेंद्रिय। बताइए साथियों, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो साथियों दूर का सोचता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। क्या साथियों, जो दूर का सोचता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है और किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है। जबकि साथियों कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं साथियों? जितेंद्रिय कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पवन शब्द का साथियों पवन का संधि विच्छेद है पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन या पौधन अन। बताइए साथियों पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो साथियों पवन शब्द में पहले तो बताइए संधि कौन सी है। तो यदि साथियों आपसे संधि पूछे कौन सी है तो साथियों इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि साथियों? अयादि संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद होगा पो जमा अन यानी पवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है यूपी टेट परीक्षा में। पुनर्जमा जन्म, पुनः जमा नरजन्म, पुनः जमा जन्म या पुनर्जन्म पुनर्जमा आजन्म। बताइए साथियों पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और साथियों इसमें संधि कौन सी होगी ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों जो पुनर्जन्म है इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पुनः जन्म, पुनः जमा जन्म। और इसमें साथियों संधि कौन सी होगी? इसमें साथियों विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि साथियों? विसर्ग संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। बताइए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? साथियों इसका संधि विच्छेद यदि आपसे पूछ ले तो इसका संधि विच्छेद होता है इति जमा आदि। क्या साथियों? इति जमा आदि। और इसमें साथियों संधि आपसे पूछा है कौन सी है तो बताइए। तो साथियों इसमें यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। बताइए नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? तो साथियों नाक रगड़ने का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ना कहलाता है। और साथियों चापलूसी करने का जो मुहावरा होगा वह क्या होगा? तलवे चाटना। क्या साथियों? तलवे चाटना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साथियों उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति। बताइए उन्मूलन शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों उत्कर्ष का विलोम शब्द यदि आपसे पूछे तो होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है। यदि अवनति का आपसे विलोम शब्द पूछे तो इसका होता है साथियों उन्नति। क्या होता है? उन्नति होता है। और यदि साथियों उत्थान का विलोम शब्द आपसे पूछ ले तो इसका क्या होगा? पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा। और साथियों उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा रोपण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? मतलब साथियों जो आदिकाल है उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था? चारण काल कहा था, आदिकाल कहा था, वीर काल कहा था या बीज वपन काल कहा था। बताइए साथियों बात करें आदिकाल की तो साथियों जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम
दिया था। क्या साथियों? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साथियों वीरकाल किसने, यदि आप आपसे पूछ ले वीरकाल काल किसने कहा आदिकाल को, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीरकाल कहा था। बात करें साथियों बीज वपन काल, तो बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको माफ करिएगा बीज वपन काल के नाम से जाना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। चारण काल या संधि काल किसने कहा था साथियों? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये साथियों चारों चीजें याद रखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या घनानंद की? बताइए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? तो साथियों यह घनानंद जी की पंक्ति है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी या यमुना? बताइए। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों जो कालिंदी शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द यमुना हो जाएगा। साथियों इसके अन्य पर्यायवाची क्या है साथियों? एक होता है अर्कजा। क्या साथियों? अर्कजा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको जमुना भी बोला जाता है। ये सारी साथियों पर्यायवाची शब्द आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद? बताइए साथियों। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? साथियों इसके दो आंसर मिलते हैं। कई जगह आपको हरिवंश राय बच्चन जी मिलेगा, कई जगह आपको श्याम सुंदर दास मिलेगा। तो साथियों श्याम सुंदर दास जी की ये जो पहली आत्मकथा है इन्होंने 1941 में लिखी थी, जिसका नाम था मेरी आत्मकहानी। जबकि जो साथियों हरिवंश राय बच्चन जी हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था। और जो साथियों पहला भाग था क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन साथियों 1969 में हुआ था। तो साथियों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। क्योंकि साथियों इनकी जो आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, जो साथियों आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के रूप में जानी जाती है, इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। कई जगह साथियों इसका हरिवंश राय बच्चन भी आंसर मिलता है। आप साथियों ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएगा। इनकी साथियों आत्मकथा जरूर ध्यान रखिएगा, क्या है? मेरी आत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना? बताइए साथियों। कार्य के आरंभ में ही विघ्न उत्पन्न होना या विघ्न पड़ना क्या कहलाता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? बताइए किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो साथियों जो शमशेर बहादुर सिंह हैं इनको कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, केशवदास जी की या सूरदास जी की? बताइए 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह किसकी पंक्ति है? साथियों इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक या बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? बताइए हिंदी का पहला पत्र किसको माना जाता है? साथियों जो हिंदी का पहला पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ यदि आपसे पूछ ले तो 30 मई 1826 को हुआ था। कब साथियों? 1826 ध्यान रखिएगा, 30 मई याद रखना आवश्यक नहीं है। साथियों उद्दंड मार्तंड है यह हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का या श्याम सुंदर दास का? बताइए साथियों जो चिंतामणि है यह किसका निबंध संग्रह है? बताइए साथियों जो चिंतामणि निबंध संग्रह है यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं साथियों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में, 1900 में, 1903 में या 1905 में? बताइए साथियों, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, बताइए। तो साथियों इसकी स्थापना कब की गई? 1893 में की गई। और साथियों इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की? बताइए, प्रेम सागर किसकी रचना है? साथियों जो प्रेम सागर है यह किसकी रचना है? यह लल्लू लाल जी की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनके साथियों कुछ और रचना है, जैसे सिंहासन बत्तीसी इन्हीं की रचना है, बैताल पच्चीसी भी इनकी रचना है, और साथियों शकुंतला नाटक जो है वो भी इन्हीं की रचना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये साथियों के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर इसका भी साथियों दो आंसर मिलते हैं। कई जगह आपको आंसर 3 मिलेगा और कई जगह 5 मिलेगा। साथियों जो 2011 में पेपर हुआ था उसमें इसका आंसर, सही आंसर क्या माना गया है? 5 माना गया है। कौन कौन से माने गए हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यमानवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद माने गए हैं। साथियों 3 भेद भी कई जगह आंसर मिलता है। तो साथियों ये एक विवादित क्वेश्चन हो जाता है। आप इसमें साथियों ऑप्शन सी याद रखेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर? बताइए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? साथियों हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। किस प्रकार साथियों? जैसे राम, राम एक संज्ञा है, राम से ही साथियों नाम, साथियों राम एक संज्ञा है यानी नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो साथियों नाम जैसे राम है, मोहन है, ये सारे साथियों पुल्लिंग शब्द हैं। ये नाम से ही यानी संज्ञा से ही इनकी पहचान हो रही है कि ये पुल्लिंग शब्द है। वहीं बात करें साथियों सीता, राधा, गीता, ये स्त्रीलिंग है यानी नाम से, नाम क्या होता है? संज्ञा होता है, और संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10? बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो साथियों कारक के भेद 8 होते हैं। साथियों हिंदी में यदि आपसे पूछे तो कारक के भेद 8 होते हैं। और यदि यही क्वेश्चन आपसे संस्कृत में पूछ लेता है तो साथियों वहां पर कारक 6 माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? बताइए। साथियों जो का वर्ग होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? आप सभी जानते हैं, कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और का वर्ग में ही घा आता है, का, खा, गा, घा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों तालु से किन का उच्चारण होता है? तो साथियों चा वर्ग होता है इसका उच्चारण तालव्य से या तालु से होता है। साथियों मूर्धा की बात करें साथियों जो टा वर्ग होता है इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। दंत की बात करें साथियों या दांतों से जिनका उच्चारण होता है वह होता है ता वर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, छा। साथियों क्या छा, ये वाला छा वर्ण किसके योग से बना है? आप सभी जानते हैं ये छा किसका है साथियों? एक संयुक्त अक्षर है। क्या है साथियों? संयुक्त अक्षर है। ये किसके योग से बना है? का प्लस सा। साथियों ये जो अक्षर हैं ये आधे हैं यानी इन हलंत युक्त हैं। का प्लस चा, का प्लस छा या का प्लस सा, ये सभी हलंत युक्त है। मिस टाइपिंग है थोड़ा, आप इसको समझ लीजिएगा। तो साथियों जो छा है ये किसके योग से बना है? ये का जमा शा के योग से बना है यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि बात करें संयुक्त अक्षरों की तो इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं साथियों? एक तो ये छा हो गया, एक त्रा हो गया, एक ज्ञ हो गया, एक स्रा हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्त्रयस्ता, अस्पृश्यता या अस्पृश्यता या अस्पृश्यता? बताइए साथियों इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? साथियों जो अस्पृश्यता लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कवि का स्त्रीलिंग होगा
कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवियित्री, बताइए साथियों। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो साथियों जो कवि है शब्द, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा कवयित्री, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, तरणी का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य, नाम, युति या नदी, बताइए साथियों। तरणी, साथियों ड़ी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटी ड़ी की बात की गई है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों तरणी शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य, बताइए। मीन, साथियों मीन किसको बोला जाता है, मछली को बोला जाता है। किसको साथियों, मछली को बोला जाता है। और साथियों मछली का तत्सम रूप मत्स्य होता है। और साथियों यह पर्यायवाची शब्द भी मीन का मत्स्य हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या, बताइए कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ वाला है। साथियों आत्मजा किसको बोला जाता है, पुत्री को बोला जाता है। किसको साथियों, पुत्री को बोला जाता है। नंदिनी भी पुत्री को बोला जाता है, कन्या भी पुत्री को बोला जाता है, परंतु साथियों भार्या पत्नी को बोला जाता है। किसको साथियों, पत्नी को बोला जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय, बताइए साथियों अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो साथियों जो अनुपम है इसके पर्यायवाची शब्द अन्य कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। साथियों अद्भुत, अनुपम को अद्भुत भी बोला जाता है, अनूठा भी बोला जाता है, अपूर्व तथा अनोखा भी बोला जाता है, और साथियों इसको अद्वितीय भी बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना, बताइए साथियों कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है। साथियों कान का कच्चा होना जो मुहावरा है इसका अर्थ है सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।